स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों पर नजरें डालेंगे और यहां पर आप गौर करिएगा, आज के दिन निफ्टी जो है वो करीब 25,463 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 78 तक हम पहुंचे थे और एक मोमेंटम बाजार में अच्छा खासा बना है। 80 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक आज कर रहा है आउट परफॉर्म 450 पॉइंट की बढ़त पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर, हालांकि आज मिड कैप स्टॉक्स थोड़े से साइडवेज हैं, हल्की मुनाफा वसूली के गिरफ्त में ये इंडेक्स आपको दिखाई देगा। आपके लिए लेकर आते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो चली है, क्योंकि मिड कैप्स में अब आने लगा है कुछ बिकवाली का दबाव। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं कि क्या हो रहा है सेक्टोरली और कौन से स्टॉक्स का सहारा है। आज आईटी काउंटर्स कुछ बैकफुट पर हैं। एक तो दो चीज़ें हैं, कल ऑफ कोर्स फेड क्या करने वाला है, ब्याज दरों को लेकर आउटलुक क्या होगा, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, तो उससे पहले कुछ नर्वसनेस देखने को मिली है। दूसरा, एक्सेंचर ने अपना जो वेज हाइक का साइकिल है या फिर प्रमोशन का साइकिल है वो बदल दिया है। पहले वो दिसंबर में देते थे, अब जून में देंगे, लेकिन इसको लेकर काफ़ी अटकलें हैं कि क्या एक सिग्नल है कि वहाँ पर जो 2 दफ़ा गाइडेंस कट हुआ है वो एक स्थिति बता रहा है कि अब वो कंपनी प्रमोशन देने की स्थिति में भी नहीं है दिसंबर की साइकिल में, इसीलिए वो और पोस्टपोन किया जा रहा है, तो उसको लेकर नर्वसनेस है। लेकिन बैंकिंग काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई जैसे काउंटर्स, दिग्गजों में एलएनटी, रिलायंस, ये वो हैवी वेट्स हैं जो मार्केट को आज सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक पॉजिटिव ही गिनना चाहिए। चलिए आपके लेकर आएंगे हमारे जानकारों की अब तक की स्थिति, रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं वो पहले आपको दिखा देते हैं। 3 जानकार हमारा साथ दे रहे हैं, कपिल शाह, हरीश जुजारे और साथ ही साथ मधु बंसल। हरीश लीड कर रहे हैं, 4% से ज़्यादा की कमाई इनकी है। फिर मधु है करीब -0.8% पर एंड -1.7% के रिटर्न्स हैं कपिल के। ये है आपके लिए कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति। अब आज के मार्केट को कैसे पढ़ा जाए, स्पेशली कल के मेगा इवेंट और ऑफ कोर्स कल की एक्सपायरी से पहले। हरीश, अप्रोच क्या होगी? नहीं हर्षिता जी, मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा है। कल से देखा जाए तो मोमेंटम तो बिल्ड है आज के दिन, लेकिन मुझे लग रहा है कि 25,500 के आसपास हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, क्योंकि कल आज इवनिंग को इवेंट है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में देखने मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए मेरे हिसाब से, और थोड़ा बहुत डिफेंसिव स्टॉक्स में ऐसा कुछ अप्रोच रखना चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहे, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पर ध्यान दिया जाए, ये है हरीश की राय। कपिल, बताइए क्या स्थिति आप भाप रहे हैं इस मार्केट में, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, बिल्कुल, यानी एक मेगा इवेंट के यहाँ पे हम खड़े हैं, तो मार्केट में एक काफ़ी एक मोमेंटम तो रहेगी, लेकिन हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि लेट्स से कि 2000 के साल से लेके अभी तक जितने भी इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, लेट्स से कि 28 बार इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, तो उसके 2 दिन पहले की और 2 दिन के बाद की स्थिति को हमने एक स्टैटिस्टिकली देखा हुआ था, तो वहां से एक सेंस डेवलप होता है कि 28 में से 18 बार मार्केट ने पॉजिटिव साइड ही रिटर्न दिया हुआ था इन द रेंज ऑफ 0.7 टू 1.8% के रेंज में। तो एक कॉशियस व्यू रहेगा, लेकिन अंडरलाइंग टोन मार्केट का जो बुलिश रहा हुआ है वो शॉर्ट टर्म के लिए इंटैक्ट ही रहेगा, और जब तक मार्केट 25,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है तब तक एक पॉजिटिव का ही हम रिजल्ट लेके चल रहे हैं, और ऊपर में 25,600 25,700 के लेवल्स देख रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए सलाह होगी रफली मार्केट की। मधु, फिर अप्रोच क्या है, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस मार्केट रहता है एक बड़े इवेंट के पहले, स्पेशली जब वो एक ग्लोबल इवेंट हो। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या दिग्गज जैसे रिलायंस, एलएनटी, इन्हीं पर ज़्यादा भार आएगा आज मामला संभालने का? जी, तो जैसे कि कपिल जी ने भी कहा कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़रूर हमें देखने को मिलती है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट एक टाइट रेंज पकड़ कर के चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके की मूवमेंट मार्केट ने दी है, ऐसा कहा जा सकता है कि मार्केट एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है उस मीटिंग से, जो मीटिंग हमारी एक जो बड़ा इवेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज चौथा दिन है जब निफ्टी ने उस टाइट रेंज को में ट्रेड करते हुए उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की है। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही लेकर के बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन यहाँ पर रखना चाहूंगी इंट्राडे लेवल्स पर, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस हालांकि 52,800 पर है, पर जैसे ही अगर हमें कोई डिप दिखता है मार्केट में तो जरूर हमें अपनी बाइंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ज्यादातर ध्यान हमें बड़े दिग्गजों पर ही रखते हुए चलना चाहिए।
ओके, तो दिग्गजों पर ही फोकस रहेगा। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कपिल से ज़्यादा कल बातचीत नहीं हो पाई। वो जो मेगा क्राइसिस चल रही थी नेटवर्क्स में, उसमें कपिल बुरी तरह से फंस गए थे। तो कपिल बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? एक बार कपिल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा और फिर देखते हैं यहाँ से आगे की क्या रणनीति रहेगी। वीएसटी टिलर्स और गोदरेज एग्रोवेट को होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने टाटा कंज्यूमर में अपना ट्रेड दरअसल एग्जिट कर लिया है। कपिल, आज का ओपनिंग ट्रेड? जी, आज का ओपनिंग ट्रेड मेरा IOL CP पे रहेगा। 510 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा मूव 3-4 दिन पहले दिया था, 50% रिट्रेस करके आज फिर से एक बुलिश मोमेंटम ज्वाइन कर रहा है। तो 510 के लेवल पे बाय है। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 560 के हमें देखने मिल सकते हैं। 560 का टारगेट रहेगा। IOL केमिकल्स की बात हो रही है, स्क्रीन पर आएगा वो ट्रेड। स्टॉक इस समय करीब करीब 21 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, 4% तक के गेन्स। 560 आपका टारगेट है। एक बार ये देखिए, स्टॉप लॉस भी आ गया, करीब 500 का रहेगा। ये बात हो रही है इस समय केमिकल कंपनियों में। IOL केमिकल पिक किया है कपिल ने। अब लेकर आते हैं आपके लिए अगला पोर्टफोलियो, और वो है मधु का। और मधु के पोर्टफोलियो में अगर आप ध्यान देंगे, इस समय जो ट्रेड इनका चोला फाइनेंस में था वो प्रॉफिट बुक हो गया है। इनका जो ट्रेड LNT में था वो आज सुबह में बुक कर लिया है 3715 पर। LNT में कोई मिस अपॉर्चुनिटी लग रही है क्या मधु? क्योंकि अब तक देखिए टॉप परफॉर्मर है, जल्दी काट लिया क्या? जी जी बिल्कुल। इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेलिंग की रहनी चाहिए थी, बिल्कुल रहनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जो भी प्रॉफिट आया दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को उसके लिए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाँ, डेफिनेटली जल्दी काट लिया। तो दूसरा मेरा दर्शक अगर दर्शक बुक नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्या सलाह होगी? कैरी करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैरी करिए। इसका आप ट्रेलिंग लगा करके चलिए। 3730 का आप इसका ट्रेलिंग SL लगा करके चल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये और यहाँ से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ जरूर जाना चाहिए। ओके, तो LNT अगर आपके पास है, बने रहिए। ये 1.5% के गेन सिखा रहा है काउंटर। वैसे मधु, आज का ट्रेड क्या रहेगा? आज का ट्रेड मेरा बंधन बैंक का रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बताई है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर इसने ब्रीच किया है। टारगेट में इसका 230 का लेना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 206 का रखना चाहूंगी। तो पहला ट्रेड मेरा बंधन बैंक का रहेगा। 230 का टारगेट और 206 का स्टॉप लॉस, ठीक है। हरीश के पोर्टफोलियो पर लेकर आते हैं। तो हरीश का एक तो एलगी इक्विपमेंट्स अभी भी बना हुआ है, इस ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है हीरो मोटो और एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे ट्रेड्स में। हरीश बताइए, नया ट्रेड? मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मुझे लग रहा है कि लंबा कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया और बड़े दिग्गज स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है, ऑटो सेगमेंट है स्पेशली। मुझे लग रहा है कि महिंद्रा को बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। मुझे लग रहा है कि ऊपर का टारगेट 3050 का ऊपर का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 2730। ओके, ये फिलहाल M&M के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। थोड़ा सा लंबा टारगेट 3000 के ऊपर वाला आ रहा है, 3050 तक जा सकता है काउंटर। 2730 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। मधु, आपने मेंशन किया था आपका पहला ट्रेड बंधन बैंक होगा, तो दूसरा भी आइडेंटिफाई कर लिया है? दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है, लेकिन मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी के लिए भी थोड़ा सा इंतजार है, करेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो ब्रेकआउट का आप इंतजार कर रही हैं। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर आगे और नए ट्रेड्स हमारे जानकार जोड़ेंगे तो उस पर भी आएंगे। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से भी चर्चा होगी। ध्यान रखिएगा, आज कंपनी अपनी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग की कंपनी के मैनेजमेंट से होगी बातचीत आगे के आउटलुक पर, इस समय के माहौल पर। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। इस समय हम देख रहे हैं कि आईटी काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इत्तेफाक से इस समय हमारे साथ एक आईटी कंपनी ही जुड़ रही है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स की। कंपनी की लिस्टिंग के आज 4 साल पूरे हो गए हैं, और आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है जब हम कंपनी से बात करें। एक माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया है, लेकिन आज का दिन वैसे भी खास है किसी भी आईटी कंपनी के लिए, क्योंकि आज शाम को अमेरिका में ब्याज दरों पर
फैसला आएगा। अनुमान तो यही लग रहा है कि करीब 1/4 बेसिस पॉइंट की कटौती होती हुई दिखाई देगी। अब ऐसी स्थिति में ये क्या इम्पैक्ट करने वाला है ऑफ कोर्स अमेरिकी इकोनॉमी पर और फिर कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड जैसे कंपनी के क्लाइंट्स पर जो लार्जली यूएस से भी आते हैं। इसी पर बात करेंगे। कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमण नारायणन हैं और एग्जीक्यूटिव वीसी और सीईओ जोसेफ अनंतराजू। आप दोनों का ही स्वागत है। टू बिगिन विद कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को और हैप्पीएस्ट माइंड की पूरी टीम को इस 4th एनिवर्सरी को पूरा करने के लिए। आई एम श्योर एवरीवन इज रियली एक्साइटेड, लेकिन आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज आज एक बहुत बड़े इवेंट से पहले आपसे बातचीत हो रही है वेंकट। 4 सालों बाद अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखकर मुझे एक बताइए, क्या आपकी क्लाइंट से बातचीत हुई है? उनके बीच कुछ मूड हल्का और बेहतर होने लगा है? Yeah, largely they must be aligning the global pay cycles or something of that sort in line with some uniform policies that are bringing about. It may also have an impact, cost impact, which is favorable because if you push out, wage hike by 6 months for an entire company, that has a huge impact. It'll catch up in the future, but nevertheless. इस चर्चा को आपके लिए दोबारा से लाऊंगी। यहाँ पर आगे थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, उस पर आएंगे। इनफैक्ट अब तक मधु ने तो साफ कह दिया था कि आप इस समय ट्रेड नहीं लेंगी। कपिल, आपका क्या कॉल रहेगा? इस समय कोई ट्रेड है? सेकंड हाफ के लिए वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ के लिए वेट करेंगे। हरीश? मैं भी थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ। मार्केट थोड़ा हायर लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप में है, तो एंट्री के लिए वेट करूँगा। ओके, थोड़ा सा समय लीजिए और फिर ट्रेड आएगा। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक 530 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद इस मार्केट के एक्शन को आपके सामने रखेंगे और चर्चा को भी जारी रखेंगे। आप इस माइंड केयर मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। ये इनफैक्ट चर्चा मैंने कुछ देर पहले की थी कंपनी के मैनेजमेंट से, और चर्चा की शुरुआत इसी मामले के साथ हुई कि स्पेशली इस समय एक ऐसे माहौल में हम उतर रहे हैं जब दरों में कटौती शुरू होने वाली है। ऐसे में वेंकटरमण साहब ने हमें यह बताया कि ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है क्लाइंट्स के बीच। तो शुरू होने के पहले थैंक यू, धन्यवाद फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। 3 years ऑफ लिस्टिंग, फुल फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ रह चुका है 115% और एबिटा ग्रोथ 96%. So if you look at it, a brief look into the past, our growth has been robust and stable. Now coming to the question at hand, which is looking at the demand outlook vis-a-vis the interest rate cut scenario, तो ऐसा है कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू हैव अ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट regime. जहां तक वो है, America has been having high rate situation for the last 1-2 years, and वैसे भी the capital formation on IT spend has been a little muted. So both have gone hand in hand. And it's been actually, if you look at it, 16 to 18 months of our customers staying a little away from new, fresh spends. But now with the capital rate cycle, changing, with hopefully from a technology spend, you can't stay for that long away from new, fresh, new technology spend. ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं अभी. So what we are expecting is a good Q3, Q4. Good Q3, Q4 is what you say, Venkat. जोसेफ, फिर ऐसी स्थिति में डील साइकिल की विजिबिलिटी अब बेहतर होने की गुंजाइश है, और रफली जब आप बातचीत करते हैं क्लाइंट से, किस तरह की डील्स लार्जली हो रही हैं? अगर आप कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और डिमांड देखेंगे तो 2-3 एरियाज में ज्यादा डिमांड हो रहा है. एक तो आपने बताया कि एआई जो है, और अगर जब आप एआई देखते हैं तो उसमें भी 2-3 डिफरेंट वेरिएबल्स आता है. एक तो डेटा चाहिए एआई करने के लिए. अगर आप कुछ एल्गो मशीन लर्निंग करना है तो उसके लिए डेटा चाहिए. तो काफी डेटा इंजीनियरिंग, जहाँ
डिफरेंट सोर्स से डेटा ले आके एक ही प्लेटफॉर्म पे कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म पे इनपुट करके उस पे एनालिटिक्स करते हैं। सो वो अभी भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। जी दूसरा है एआई जो है, उसके ऊपर डेटा साइंस एनालिटिक्स करना, और कस्टमर्स इंक्रीजिंगली अपना डिसीजंस एआई बेस्ड कर रहे हैं। तीसरा है जेन एआई, जो आप Okay. 2 साल से सुन रहे हैं, और हमने भी एक सेपरेट बिजनेस यूनिट बनाया है, जनरेटिव एआई बिजनेस यूनिट। तो उसमें बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है, काफी कॉन्वर्सेशंस हो रहा है, कस्टमर के साथ बातचीत हो रहा है। अब तक एक 60 कॉन्वर्सेशंस हुआ होगा कस्टमर्स के साथ, एक 25 POCs किया है, 2-3 POCs भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे तो हैं। So कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं एंड आई एम श्योर दीस कॉन्वर्सेशंस विल कन्वर्ट इनटू डील्स एज वेल। तो वेंकट, ऐसी स्थिति में जेन एआई की बात, एआई और ऑटोमेशन डील्स का जो जिक्र जोसेफ कर रहे हैं, ये कैसे रिफ्लेक्ट करने वाला आपके बिजनेस में? क्या यहाँ पर ज्यादा बेहतर मार्जिन आप एंजॉय कर पाएंगे? आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ परहैप्स सुपरसीडिंग योर गाइडेंस? एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जहां तक जेन एआई का वो बिजनेस यूनिट है, उसमें हमने 1.5 मिलियन एक क्वार्टर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो वी आर इन एन इन्वेस्टमेंट फेज उधर पे। इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 8 to 12 months और इवन 16 months फॉर दैट टू स्टार्ट पेइंग बैक। जहां तक अभी वो नया बिजनेस यूनिट का सवाल है, उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे 120 लोग जो उस यूनिट में हैं, वो अभी भी इन्वेस्टमेंट फेस है। उनका यूटिलाइजेशन बहुत कम है, 30-40%। They are still working on POCs and the convincing role is going on. So, but the other two aspects of Gen AI, which Joseph talked about, which is data analytics, platform engineering, and the like, there we are running at good utilization and good margins. So if you look at AI as a whole, it's been it's positive. Now, and perhaps that's what's driving the confidence on most IT companies. जोसेफ, ये क्या फिर कॉन्फिडेंस प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और या कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट हो सकता है? मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी इस क्वार्टर में हम ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे प्राइसिंग पे। जो हमें मिल रहा है हम उसको सस्टेन करेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में अगले साल का जो बजट्स है, कस्टमर का स्ट्रैटेजी प्लान्स वगैरह है, वो सब काफी क्लियर हो जाएगा, और तब तक 1 या 2 रेट कट्स हो जाएगा, और इलेक्शन का भी रिजल्ट्स जो अनसर्टेनिटी है उसमें, वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक। तो मेरे ख्याल से अगले साल Q1 Q2 में तब देखेंगे हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। और Q1 Q2 में होपफुली प्राइसिंग ज्यादा बेहतर होने के आसार हैं, इस समय नहीं, एटलीस्ट इस फिस्कल में नहीं। गुड लक टू यू जेंटलमैन एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द माइलस्टोन ऑफ टर्निंग 4 ऑन द इक्विटी स्टॉक मार्केट्स। चलिए, अब खिलाड़ी नंबर 1 का फटाफट से मैं अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रही हूँ। एक ही ट्रेड हमारे जानकारों ने दिया है। बंधन बैंक 230 टारगेट है, 206 का स्टॉप लॉस। ये मधु के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बना। अगला ट्रेड जो आया है वो इनफैक्ट कपिल का आया। IOL केमिकल्स, मधु करीब ½ % से ज़्यादा की कमाई कर रही हैं। अच्छा, हरीश ने M&M जोड़ा है, 3050 का टारगेट, 2730 स्टॉप लॉस। एलगी इक्विपमेंट 700 का टारगेट है, 715 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन में आपको एलगी तो ड्रैग कर रहा है। अब कपिल ने IOL केमिकल जोड़ा, 560 टारगेट एंड 500 का स्टॉप लॉस। दूसरा इन्होंने गोदरेज एग्रोवेट और VST टिलर्स को कैरी किया है आज के दिन। लेकर आते हैं यहाँ पर कौन सी सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है स्टॉक इनके लिए, वो है गोदरेज एग्रोवेट, VST टिलर्स ड्रैग करता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे तीनों ही जानकारों के बीच का आज का मुकाबला, जहां पर मधु का स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो आ गई है पॉजिटिव टेरिटरी में। हरीश अपने गेन्स को लीड कर पा रहे हैं 4% से ज़्यादा के, 4.5% टू बी प्रिसाइज, -4.5% के रिटर्न्स है कपिल के। लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे तो फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।